तो दोस्तों, आज एथिक्स की लेक्चर की सीरीज में आज हम बात करेंगे एथिक्स के परिणाम, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एथिक्स। तो 3 स्तर पर एथिक्स के परिणाम देखने को मिलते हैं। पहला स्तर है इंडिविजुअल लेवल यानी कि व्यक्तिगत स्तर पर, दूसरा ऑर्गेनाइजेशनल लेवल यानी कि संगठनात्मक स्तर पर, और तीसरा है सोसाइटल लेवल यानी कि समाज के स्तर पर। देखिए, आप इंग्लिश मीडियम से हैं चाहे हिंदी मीडियम से, मेरे लेक्चर्स आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैं दोनों भाषाओं में जो हूँ बताता हूँ, और इंग्लिश का जो भी इंग्लिश के वर्ड है उसका हिंदी में भी मैं रूपांतरण कर देता हूँ, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छे से सुनिए, ध्यान से सुनिए, सारी बातें समझ में आएंगी। चलिए, तो व्यक्तिगत स्तर पर एथिक्स के क्या क्या कंसिक्वेंसेस होते हैं वो देख लीजिए। तो देखिए, व्यक्तिगत स्तर पर एथिक्स जो है किसी व्यक्ति को क्रेडिबिलिटी यानी कि विश्वसनीयता प्रदान करता है। विश्वसनीयता मतलब क्या होता है कि मतलब व्यक्ति जो है, कहते हैं ना, मुंह में राम बगल में छुरी, मतलब मुंह से कुछ और बोलता है करता कुछ और ऐसा नहीं, जो वो बोलेगा वो डेफिनेटली करेगा। जैसे वांटेड फिल्म में सलमान खान कहता है, एक बार मैंने कमिटमेंट कर दी तो अपनी आपकी भी नहीं सुनता। तो इस टाइप की बातें हैं। तो इसका एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए राम और मोहन हैं, 2 व्यक्ति हैं। तो मोहन ने राम को कहा कि मैं आपको जो है कुछ प्रोडक्ट, मान लीजिए सब्जियां सप्लाई करूँगा, ठीक है, और इस संदर्भ में कॉन्ट्रैक्ट भी हो गया कि हाँ, मैं 3 महीने के बाद जो है आपको 30 रुपये या 40 रुपये किलो के हिसाब से कुछ निश्चित मात्रा सब्जियां आपको सप्लाई कर दूँगा। उसी बीच क्या हुआ, एक तीसरा व्यक्ति आ गया, सोहन। उसने राम को कहा कि मैं आपको मोहन की अपेक्षा सस्ती दरों पर उतनी ही सब्जियां जो है सप्लाई कर दूंगा। अब जो है राम के सामने समस्या उत्पन्न हो गई। 2 ऑप्शन है, या समस्या कहिए या दुविधा कहिए। पहला ऑप्शन है, यदि वो सोहन से खरीदता है तब तो उसकी क्रेडिबिलिटी, विश्वसनीयता बन जाएगी, और यदि वो सोहन से खरीदता है, ठीक है, यदि मोहन से खरीदता है तो उसकी क्रेडिबिलिटी बन जाएगी, उसकी विश्वसनीयता बढ़ जाएगी, और मार्केट में उसकी वैल्यू हो जाएगी, और कोई भी व्यक्ति उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए तैयार हो जाएगा बिना किसी सोच विचार के, इस आधार पर कि व्यक्ति जो है विश्वसनीय है, ये कभी धोखा नहीं देगा और कभी अपनी बात से पलटेगा। यदि वो सोहन से डील करता है तो उसकी विश्वसनीयता ख़त्म हो जाएगी, और कोई भी व्यक्ति उसके साथ डील करने से बचेगा, और यदि करेगा भी तो ज़्यादा कीमत जो है उससे अपेक्षा करेगा कि ज़्यादा पैसा उससे लेगा। उसके बाद दूसरा जो है व्यक्तिगत स्तर पर एथिक्स का जो प्रभाव होता है वो किसी व्यक्ति में कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है, यानी कि कॉन्फिडेंस मतलब आत्मविश्वास को बढ़ाता है। यदि किसी व्यक्ति में आत्मविश्वास होता है तो वो कोई भी कार्य पूरी जो है बोल्डनेस के साथ करता है, पूरा क्लियर कट करता है, उसे किसी बात का डर नहीं रहता, वो सारे निर्णय भय मुक्त होकर लेता है। और जब कोई व्यक्ति भय मुक्त होकर निर्णय लेता है तो उसकी जो निर्णय लेने की क्षमता वो भी बढ़ती है, और लाइफ में और भी जो कार्य वो व्यक्ति करता है उसमें उसकी क्षमता और उसकी एफिशिएंसी बढ़ती है। फॉर एग्जांपल, जैसे कोई सिविल सर्वेंट है, ठीक है, वो एथिकल है, मतलब नैतिक है, वो गलत काम नहीं करता। एक बार उसे जो है अवैध ज़मीन पर होटल, उसके ज़िले में अवैध ज़मीन पर कोई होटल है तो वो उसे गिराना चाहता है। तो वहाँ के लोकल नेता उसे बुलाता है और कहता है कि अगर वो होटल को गिराएगा तो उस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर उसे निलंबित किया जा सकता है या उसका ट्रांसफ़र करा दिया जाएगा। यदि वो सिविल सर्वेंट एथिकल है तो वो जो है नेता की धमकी से डरे बिना उस होटल को गिराएगा, और इस तरह वो अपनी ड्यूटी को भय मुक्त होकर करेगा। तो यहाँ पर सिविल सर्वेंट जो है कॉन्फिडेंट है, इस कारण वो डिसीजन बोल्डली ले पा रहा है और उसे नेता की धमकी का कोई भी भय नहीं है। तीसरा होता है कि व्यक्तिगत स्तर पर ये जो है सामाजिक पूंजी का निर्माण करता है। सामाजिक पूंजी क्या होती है? सामाजिक पूंजी का मतलब होता है कि व्यक्ति जब अपने सामाजिक संबंधों से जो बेनिफिट यानी कि जो लाभ प्राप्त करता है उसे हम सामाजिक पूंजी कहते हैं। अब किसी भी नैतिक व्यक्ति का जो व्यवहार होता है वो 3 चीज़ों पर आधारित होता है, यानी उसके 3 आधार स्तंभ होते हैं। पहला ट्रस्ट यानी कि विश्वास, दूसरा कमिटमेंट यानी कि वचनबद्धता, और तीसरा होता है एब्सेंस ऑफ फॉल प्ले, मतलब उसके अंदर बेईमानी नहीं होती। ये तीनों चीज़ें एक व्यक्ति को अधिक से अधिक लोगों के
संपर्क मिलाती है और उससे संबंध जोड़ती है, और वे लोग इस एथिकल व्यक्ति को कभी भी सहायता करने के लिए तत्पर रहते हैं। जैसे मेट्रो में ई श्रीधरन, इसके सबसे शानदार एग्जाम्पल है। हर मेट्रो कॉरपोरेशन उन्हें अपने बोर्ड में चाहता है। इसका एकमात्र कारण यह है कि यदि वो बोर्ड में होंगे तो जो फाइनेंशियल एजेंसी है, वित्तीय संस्थाएं जो मेट्रो के निर्माण को फंडिंग करेगी, वो मेट्रो प्रोजेक्ट को आसानी से फंडिंग देने के लिए तैयार हो जाएगी। अब ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पर यानी कि संगठनात्मक स्तर पर इसके क्या प्रभाव है वो देखते हैं। सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है व्यक्तियों का समूह जो किसी निश्चित कार्य के लिए एकजुट हुए हैं और कार्य कर रहे हैं। जैसे फिक्की, फेडरेशन ऑफ इंडस्ट्रियल चैम्बर ऑफ कॉमर्स। ये फिक्की संस्था क्या है? फिक्की संस्था जो है इंडस्ट्रियलिस्ट यानी कि उद्योगपतियों के का जो है प्रतिनिधित्व करता है और उनके कंसर्न्स, जो उनके जो विचारों को सरकार के सामने रखता है। नीति आयोग थिंक टैंक है जो देश के संबंधित जितने भी मुद्दे हैं विकास से संबंधित उसको रखता है। तो ये सब क्या है? ऑर्गेनाइजेशन है। अब ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पर इथिक्स का क्या क्या प्रभाव है वो देखते हैं। तो सबसे पहला प्रभाव होता है ब्रांड इक्विटी, ब्रांड इमेज। जैसे कहते हैं ना कि रिबॉक कंपनी के जूते सबसे बेटर होते हैं, ठीक है। अब जूते बेटर होते हैं या नहीं होते हैं, मान लीजिए कोई आदमी कभी रिबॉक का जूता नहीं पहना है लेकिन उसे पता है कि रिबॉक के जूते बेहतर है। अगर उससे पूछा जाए कि कैसे बेहतर है वो बता नहीं पाएगा, सिर्फ उसको इतना पता होता है कि हाँ रिबॉक के जूते बेहतर है। यहाँ क्या, ये ब्रांड इमेज है। जैसे एप्पल आईफोन बनाती है। अब आईफोन में आपको पता होगा कि एंड्रॉयड की अपेक्षा जो इकोसिस्टम होता है, जो सॉफ्टवेयर होते हैं बहुत लिमिटेड होते हैं, और अगर होते भी हैं तो सबकी कीमत होती है, प्राइसिंग, मतलब पेड सॉफ्टवेयर होते हैं। और बहुत सारे पेड सॉफ्टवेयर आईफोन के एंड्रॉयड में आपको मुफ्त मिल जाते हैं, लेकिन फिर भी लोग आईफोन को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, चाहे 1 लाख रुपए का हो या 1,10,000 का हो। तो यहाँ पर क्या है, एप्पल एक ब्रांड इमेज है। तो उसी तरह ब्रांड इक्विटी कुछ नहीं होता, बस एक प्रकार का मूल्य होता है जो लोग जो हैं किसी संस्था के प्रोडक्ट पर लगा देते हैं, ठीक है। किसी संस्था के प्रोडक्ट पर लगा देते हैं, और वो इक्विटी किस कारण है भले लोगों को पता हो या ना हो, लेकिन एक माइंडसेट बन जाता है कि हाँ एप्पल के जो है आईफोन बेस्ट होते हैं, चाहे रिबॉक के जूते बेस्ट होते हैं, ठीक है। उन्हें ठीक से पता नहीं कि क्यों बेस्ट है, लेकिन फिर भी एक ब्रांड इमेज है। और यदि कोई संस्था है और उसमें सारे एम्प्लॉय एथिकल है, मतलब अपना हर कार्य एथिक्स के अनुसार करते हैं, तो उसकी ब्रांड इक्विटी बेहतर होगी और वो मार्केट में अच्छा परफॉर्म करेगा। फिर अगर हम भारत की बात करें, अब भारत का एग्जांपल लेते हैं। तो जब भारत आज़ाद हुआ तो विश्व भर में जितने भी विद्वान थे उनका ये मानना था कि भारत जो है इसका बहुत जल्दी बाल्कनाइजेशन हो जाएगा, मतलब टुकड़े टुकड़े में टूट जाएगा, क्योंकि भारत में अधिकांश जनसंख्या इलिटरेट थी, अशिक्षित थी, और भी बहुत सारी भारत में सामाजिक आर्थिक समस्याएं थी। इसलिए जब भारत ने डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र को चुना तो सबका मानना था कि भारत जो है टूट जाएगा। लेकिन भारत ने इसे गलत साबित किया। वो इसलिए किया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा जो है पूरे भारत में फ्री और फेयर इलेक्शन कराए गए, जिस कारण जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को जो है काफ़ी ज़्यादा ब्रांड इक्विटी मिली, और ये जो है डेमोक्रेसी, पूरे विश्व की डेमोक्रेसी में इसकी एक महत्वपूर्ण छाप इसने छोड़ी। उसी तरह यूपीएससी की बात करें, यूपीएससी के द्वारा एग्ज़ाम के माध्यम से जो कैंडिडेट चुने जाते हैं वो बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी फेवर के चुने जाते हैं, नॉन पार्शियल तरीके से। तो यूपीएससी भी क्या है, एक ब्रांड इक्विटी है। मतलब ये है कि यूपीएससी के द्वारा चुना हुआ कैंडिडेट बिल्कुल परफेक्ट है, किसी भी प्रकार की यहाँ जो है भ्रष्टाचार नहीं हुआ है, भ्रष्टाचार मुक्त संस्था है। दूसरा आता है ऑर्गेनाइजेशन लेवल में इथिक्स की कंसिक्वेंस का एम्प्लॉय रिलेशनशिप। तो मतलब फैक्ट्री का जो मालिक होगा, संस्था का मालिक, और उसके साथ जो कर्मचारी काम करते हैं उस संदर्भ में, तो इसमें जो होगा, यदि कोई एथिकल ऑर्गेनाइजेशन होगा तो वहाँ पर एम्प्लॉयर रिलेशनशिप के क्या क्या आयाम होंगे। तो पहला आयाम यह होगा कि वो संस्था जो है एम्प्लॉयज़ के जो कार्य हैं उसकी
उसकी मतलब उसको प्रोत्साहित करेंगे। जैसे कोई एम्प्लॉय अच्छा परफॉर्मेंस करता है तो उसको रिवार्ड करेंगे, और जो है ख़राब परफॉर्मेंस देता है तो उसको जो है दंड भी देंगे। उसके बाद किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट में या किसी महत्वपूर्ण कार्य में किसी एम्प्लॉय की जितनी भूमिका है, जितनी अच्छी भूमिका या जितना उसने भूमिका निभाई है, उस हिसाब से उसे पे करेंगे और उन्हें अपने सहभागी पार्टनर के रूप में ट्रीट करेंगे। और जब कर्मचारी को आवश्यकता होगी तो उसके साथ वो खड़े होंगे। इससे क्या होगा, संस्था जो है काफ़ी अच्छे से कार्य कर पाएगी और वहाँ हड़ताल, लॉकआउट जैसी समस्याएं उत्पन्न नहीं होगी, जिससे क्या होगा, संस्थान की उत्पादकता बढ़ेगी। इसका एग्जाम्पल है, मान लीजिए कोई कर्मचारी है, किसी फैक्ट्री में काम करते वक्त वो विकलांग यानी दिव्यांग हो गया, तब फिर क्या होगा, यदि वो ऑर्गेनाइजेशन एथिकल होगी, नैतिक होगी, तो वो तुरंत जो है जो उसके मेडिकल एक्सपेंस यानी कि इलाज में जो खर्च आएगा वो उसको देगी और उसके फैमिली के यानी उसके परिवार के किसी एक सदस्य को अपने यहाँ नौकरी भी ऑफ़र करेगी, आप नौकरी करो। इससे जो दूसरे एम्प्लॉय होंगे उस कंपनी में, उनके अंदर जो है एक कॉन्फिडेंस आएगा और ये जो है भविष्य आने वाले समय में कंपनी के ये लाभप्रद होगा और उसकी उत्पादकता को बढ़ाएगा। फिर ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पर तीसरा आयाम है स्टेक होल्डर रिलेशनशिप, मतलब हितधारकों से संबंधित। हितधारक क्या होते हैं, जैसे कहीं पर तालाब वगैरह खोदा जा रहा है, कोई कंपनी तालाब खोद रही है, जैसे कोई वाटर प्यूरीफायर प्लांट है, वो कहीं पर जो है प्यूरीफायर प्लांट लगा रहा है और वहाँ पर पानी जो है वो आसपास के तालाब से ले रहा है। तो इससे तालाब से जो पानी ले रहा है तो वहाँ स्टेक होल्डर कौन कौन सा होगा, स्टेक होल्डर वो कंपनी होगी, वहाँ का पर्यावरण होगा, वहाँ जो आसपास लोग रहते वो होगा। तो स्टेक होल्डर शेयर होल्डर से बड़ा होता है। शेयर होल्डर सिर्फ कंपनी में उसकी हिस्सेदारी होती है, लेकिन स्टेक होल्डर में सब आ जाते हैं, स्टेक होल्डर के अंदर शेयर होल्डर भी आ जाते हैं। तो साधारण शब्दों में कहें, स्टेक होल्डर यानी कि हितधारक वे होते हैं जो प्रभावित भी करते हैं और प्रभावित भी होते हैं। और इसमें संस्थाएं भी आ जाती है, जैसे अभी बताया कि शेयर होल्डर यानी कि कंपनी का शेयर होल्डर भी स्टेक होल्डर में ही आ जाता है। तो स्टेक होल्डर ब्रॉड टर्म है। एग्जाम्पल लीजिए अमूल, जो कि मिल्क प्रोसेसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी है। इसमें कौन कौन से स्टेक होल्डर होंगे, सबसे पहला जो अमूल कंपनी को जो किसान दूध की सप्लाई करते हैं, दूसरा मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटी के जो मेंबर सदस्य हैं और जो कामगार हैं जो कार्य करते हैं, फिर ड्राइवर, ट्रांसपोर्ट मतलब जो ट्रांसपोर्ट से संबंधित हैं, और अन्य ऑल एम्प्लॉय यानी कि जो वहाँ पर कार्य करते हैं। फिर अमूल का जो प्रोडक्ट्स हैं जैसे घी वगैरह, इसको जो डिस्ट्रीब्यूट करने वाले एजेंट होते हैं वो, यानी कि इसको जो है दुकानों तक पहुँचाने वाले जो डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं वो। फिर एडवर्टाइजिंग एजेंट जो उसके बड़े बड़े पोस्टर वगैरह लगाते हैं, उसके प्रोडक्ट की जो एंडोर्समेंट करते हैं, बढ़ावा देते हैं, उनको घर घर जाकर प्रचार प्रसारित करते हैं वो। तो जो एक इथिकल ऑर्गेनाइजेशन होगा वो जो है अपने स्टेक होल्डर के जो हित हैं उससे कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा। इससे जो होगी, जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके स्टेक होल्डर्स की कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और वो अगर क्राइसिस की स्थिति भी है, संकट की स्थिति भी है, तब भी जो है ऑर्गेनाइजेशन की मदद करेगी। इसका एक एग्जाम्पल है कि जब नोटबंदी हुई थी तो दुकानदारों के पास कैश की कमी हो गई, तो वो जो है जो होलसेलर जहाँ से थोक विक्रेता है, होलसेलर से जो है थोक विक्रेता से जो है सामानों को खरीदते थे, लेकिन उन दुकानदारों को कोई परेशानी नहीं हुई खुदरा थोक विक्रेता से सामान खरीदने में, जिसकी क्रेडिट अच्छी थी, जो टाइम पर होलसेलर को पैसे दे देते थे। जो दुकानदार टाइम पर होलसेलर को पैसे नहीं देते थे, नोटबंदी के दौरान उन दुकानदारों के पास जब कैश की कमी हो गई तो उनको जो है परेशानी का सामना करना पड़ा और होलसेलर से उसको सही समय पर सामान नहीं मिलता था, जिससे दुकानदार को हानि भी उठानी पड़ी। अब सोसाइटल लेवल पर बात करते हैं, यानी कि सामाजिक स्तर पर इथिक्स के क्या प्रभाव होते हैं। तो इसके 3 आयाम हैं। पहले आयाम की बात करते हैं, लालच का अभाव, लोभ का अभाव। इसमें क्या होता है कि जैसा कि आपको पता है कि इथिक्स का मूलभूत सार क्या है, कि ऐसा काम करें जो ना किसी को हानि पहुंचाए
और ना ही किसी दूसरे के हित को प्रभावित करे। प्रभावित मतलब नेगेटिव सेंस में। यदि किसी व्यक्ति में लालच होगा, ठीक है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा संसाधनों पर अपना नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास करेगा। इससे क्या होगा, एक के पास तो संसाधन हो जाएंगे लेकिन दूसरे के पास संसाधन की कमी होने लगेगी। इससे समाज में अशांति उत्पन्न होगी। इसका एग्जाम्पल है कि एक वाटर प्यूरिफायर प्लांट है, पानी साफ करने वाला। वो क्या करता है, एक गांव में अपनी प्लांट को लगाता है, ठीक है। उस गांव में पहले से एक तालाब है। तो वाटर प्यूरिफायर प्लांट के पास दो ऑप्शन होंगे। पहला ऑप्शन ये होगा कि वो जो गांव में तालाब है उसी से पानी ले। इससे क्या होगा, गांव का जो ग्राउंड वाटर लेवल है यानी कि भौम जल का स्तर है वो बुरी तरीके से प्रभावित होगा। दूसरा ऑप्शन ये है कि गांव से कुछ ही दूर पर एक दूसरा बड़ा तालाब है, वहाँ से वो पानी इकट्ठा करे, पानी ले, जो संभव होगा। लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो परिवहन यानी कि ट्रांसपोर्टेशन का जो चार्ज है, परिवहन का चार्ज ज़्यादा हो जाएगा, महंगा पड़ेगा, जो कि उसके लाभ को प्रभावित करेगा। तो यदि ऑप्शन 1 चुनता है यानी कि गांव के तालाब से ही वो पानी निकालने की बात करता है, तो इससे क्या होगा, ये अनएथिकल होगा, अनैतिक होगा। इससे गांव वालों को भी एक तरफ पानी की कमी हो जाएगी क्योंकि भौमजल स्तर में कमी आएगी। दूसरा, जब भौमजल स्तर में कमी आएगी तो गांव वाले क्या करेंगे, उस पर जो है कंपनी के जो फैक्ट्री वगैरह है उसको वो हानि पहुंचाएंगे, तोड़फोड़ करेंगे, उसकी संपत्ति को नुकसान पहुंचाएंगे। तो यहाँ क्या होगा, कंपनी को भी घाटा हो जाएगा, प्यूरीफायर कंपनी को भी, और गांव वालों को भी नुकसान हो जाएगा, ठीक है। तो ये है। अब दूसरा इसी का उल्टा आयाम है, लेस टेंशन मोर पीसफुल, मतलब जहाँ पर विवाद कम होगा, टेंशन कम होगा, वहाँ शांति ज़्यादा होगी। इसी से निकला हुआ इसी का रिवर्स है, उल्टा है। इसका एग्जाम्पल है फ्रेंच रेवोल्यूशन यानी कि फ्रांसीसी क्रांति। फ्रांसीसी क्रांति का एक प्रमुख कारण क्या था कि वहाँ पर समाज में 3 वर्ग थे लोगों के। पहला था फर्स्ट एस्टेट यानी कि प्रथम एस्टेट, द्वितीय एस्टेट और तृतीय एस्टेट। प्रथम एस्टेट में जो राजा के अधिकारी होते थे, सामंत वगैरह होते थे, वो आते थे। सेकंड एस्टेट नहीं, प्रथम एस्टेट में हाँ वही आते थे। और दूसरे में क्लर्जी यानी कि पंडित जो ब्राह्मण वर्ग वगैरह के होते थे वो आते थे, क्लर्जी, नोबल क्लर्जी। और तीसरे में जो गरीब किसान वगैरह आते थे। तो जो राजा के जो पहले 2 एस्टेट के लोग थे उनके पास काफ़ी संपत्ति होती थी, उन्हें टैक्स वगैरह नहीं देना होता था, उनके पास बड़े बड़े फार्म होते थे खेती के लिए। लेकिन जो तीसरे वर्ग के लोग थे वो गरीब होते थे। इससे क्या हुआ, स्थिति इतनी ज़्यादा वहाँ टेंशन उत्पन्न हो गई, विवाद उत्पन्न हो गया कि वहाँ क्रांति हो गई। और क्रांति ने ये रूप ले लिया कि वहाँ के लोगों ने राजा और रानी को मृत्युदंड तक दे दिया। इसी प्रकार जो है वर्तमान में बात करें तो सीरिया, ट्यूनीसिया, लीबिया, इजिप्ट में जो है प्रजातंत्र की स्थापना के लिए क्रांतियाँ हो रही हैं और अभी तक चल ही रही है। किस लिए, क्योंकि वहाँ पर अनैतिक तानाशाही थी। और सीरिया और इराक जो है इसका सबसे ज्वलंत उदाहरण है जहाँ अभी भी अशांति है। अब सामाजिक स्तर पे इथिक्स के कंसिक्वेंस का अंतिम है इक्वालिटी एंड जस्टिस, समानता और न्याय। कोई भी शासन व्यवस्था यदि अपने नैतिकता के सिद्धांतों को अपनी नीतियों और कार्यों में नहीं इनबिल्ट करती, मतलब उसे नहीं शामिल करती, तो उससे जो है बुरा प्रभाव पड़ेगा। जैसा सीरिया इजिप्ट में होता है वो देखने को आपको मिल जाएगा वो सिचुएशन। तो इक्वालिटी और जस्टिस यानी कि समानता और न्याय को शासन व्यवस्था में कैसे स्थापित किया जाएगा, तो पहला अधिकारों का प्रावधान करके, प्रोविजन ऑफ राइट, जैसा कि फंडामेंटल मौलिक अधिकार देख सकते हैं। प्रोविजन ऑफ फ्रीडम, स्वतंत्रता का प्रावधान अनुच्छेद 19 में। प्रोविजन ऑफ इंडिपेंडेंट जुडिशरी जस्टिस डिलीवरी सिस्टम यानी कि न्याय यानी कि स्वतंत्र न्याय देने वाली प्रणाली का विकास करके, जैसा कि हमारे यहाँ है स्वतंत्र न्यायपालिका है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये सब। इससे क्या होगा कि कोई एक सेक्शन, समाज का कोई एक धरा या कोई एक वर्ग दूसरे धरे या वर्ग पर हावी नहीं होगा। सबको समान अवसर मिलेंगे अपनी शिकायतों को दूर करने का, अपनी बात रखने का, ठीक है। तो इस तरह हमने देखा कि इथिक्स का
व्यक्तिगत स्तर पर, संस्थागत स्तर पर और सामाजिक स्तर पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है। अब हम अगले लेक्चर में जो है एथिक्स का सामाजिक जीवन यानी कि पब्लिक लाइफ पर क्या प्रभाव पड़ता है। थैंक यू। अगर लेक्चर अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।